देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज कैरी करता है। अभी के लिए डेरिवेशंस वगैरह कुछ भी आपको राइट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग कवर अप कर लेंगे। बहुत ध्यान से पहले समझो चीजों को क्या है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार ये चैप्टर हो चुका है, लेकिन कभी कोई इश्यू आपके पास रहा है, तो आप इस बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे और ध्यान से समझेंगे। पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। रोहन उधर चलो, इस पे आ जाओ, उसको पीछे दिखेगा ही नहीं रीना। जल्दी कर जल्दी कर। ऑल्टरनेटिंग करंट करने से पहले अगर हम बात करें, हम लोगों ने जो करंट पढ़ा दैट इज डायरेक्ट करंट। जो ड्राई सेल वगैरह से, इन सोर्सेज से हम लोग क्या करते थे बेटा, प्रोड्यूस कर लेते थे। लेटर ऑन हमने देखा कि कुछ हम जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं, वहां पे जो करंट यूज हो रहा है वो टाइम वेरिंग था, तो उसको कुछ ना कुछ नेम तो देना पड़ेगा। तो लेटर ऑन हमने देखा कि भाई इससे, जब इसके बारे में कुछ स्टडीज हुई, बेसिक स्टडीज हम लोगों ने किया ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो हम लोगों ने देखा कि यहां से इसके जो कह सकते हैं एडवांटेजेस बहुत ज्यादा थे, इसके मेरिट्स बहुत सारे थे। तो जब मेरिट्स बहुत सारे थे तो इसको पढ़ने की कोशिश की गई। दे ट्राइड के भी इसके बारे में जितना एक्सपेंशन कैरी किया जा सके उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज को आपको पता है साइंस में हम तब यूज करते हैं जब हम उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसके सारे पैरामीटर्स के कैसे उसे कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली आपको क्या करना है, जब तक आप उसे यूज नहीं करते, जब तक कंट्रोल आपके पास ना हो, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ इसके बेनिफिट्स, जैसे इसने देखा इसमें ट्रांसमिशन करना बहुत इजी था। जो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक इसे ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास बहुत इजी रहता था, बहुत चीप रहता था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज दोनों पे ट्रांसमिट हो सकता था। तो हम क्या करते थे, जब ट्रांसमिशन करते थे तो हाई वोल्टेज रखते थे और करंट क्या रहता था, लो रहता था। इसी को आगे चल के हम ट्रांसफार्मर के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई हमारे पास जिसके कारण हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चालू किया। तो अगर बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज कैरी कर रहा होता तो एसी और डीसी डिस्टिंग्विश आप नहीं करते। दैट मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज थी ऐसी जो दोनों की एंटायरली डिफरेंट थी। तो सबसे पहले तो अगर हम करंट की बात करें, तो करंट हमारे पास क्या था बेटा, यहां पे हम दो तरह के करंट पढ़ रहे हैं। एक क्या होगा बेटा आपके पास, ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट करंट। एक क्या होने वाला है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक क्या होने वाला है बेटा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कौन सा होगा और ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होगा, तो ध्यान से समझेंगे। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट से पहले हम डायरेक्ट करंट हम पढ़ते थे। तो डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या होता था, अगर हम सिंपल सी बात करें, करंट वर्सेस टाइम। अगर मैं ये बोलूं, ये करंट मेरा क्या हो जाता था, डायरेक्ट करंट हो जाता था, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी रहती थी बेटा, कांस्टेंट रहती थी। लेकिन इसी में, इसी का ग्राफ जब हमने ऐसे पढ़ा, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, तो हमने देखा यहां पे जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है बेटा, पीरियोडिकली चेंज हो रही है। हर टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी जो टाइम के साथ वेरिएट कर रहा है, जो टाइम के साथ वेरिएट कर रहा है, क्या सिर्फ हम उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ये ना एक छोटा सा पार्ट है जो अपने पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है बेटा। ठीक है, हम लोगों के पास गड़बड़ क्या होती है बेटा, हम गड़बड़ यहाँ पे कर देते हैं कि हमें लगता है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, और जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा वो डायरेक्ट करंट है। ऐसा नहीं, टाइम के साथ चेंज हो, और जो चेंज है दैट शुड बी पीरियोडिक। वो कैसा होना चाहिए बेटा, पीरियोडिक होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि जो करंट है आपका है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसके बारे में पढ़ा, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा, और कुछ डिवाइसेस थी हमारे पास कुछ डिवाइसेस थी इसको मेजर करने के लिए। जैसे अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था, हमने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ था, इससे पहले अपने पास दो डिवाइसेस थी। अगर हम बोले एमीटर, हमारे पास था वोल्ट मीटर। एमीटर किस लिए यूज होता था, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो हम सबसे पहले अगर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसी को मेजर करना चाह रहे हैं, एसी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम वही डिवाइसेस यूज करेंगे। बोला करंट मेजर करना है, हम क्या जाएंगे, फटाक से गए अपना एसी, अपना एमीटर यूज किया। बोला वोल्टेज मेजर करनी है, क्या करेंगे सर, वोल्ट मीटर, वी हैव अ डिवाइस, इसको वोल्ट मीटर कहते हैं।
तो इससे क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन जब इस पे लगाया गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। जब इसको हमने यूज किया तो इफेक्टिवली ये काम ही नहीं कर रहा था, इसमें इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। तो दैट मीन्स यहां से सबसे बड़ी बात तो ये आई कि भाई आपके पास कभी भी कोई चीज फिजिक्स में हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और कुछ ना कुछ मेजरिंग मेथड होना चाहिए। जैसे करंट को मेजर कर रहे हैं तो आपने उसे एम्पियर में रीड किया, वोल्टेज को आप मेजर कर रहे हैं तो यू नीड अ पोटेंशियल ऐसा यूनिट जिसे हम क्या कहते थे, वोल्ट कहते थे। यानी मैग्नीट्यूड और आपका यूनिट जब तक नहीं होगा आप उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल ही नहीं सकते, आप उसके बारे में कोई सिग्निफिकेंस ही यूज नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज यहां से आई कि इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत कहां से पड़ी, यहां से कि एक सबसे पहले देखा गया, चलो भाई पीरियोडिकली रिपीट कर रहा था, पीरियोडिकली नहीं था, यानी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा था। ये बहुत छोटा सा कॉज था जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास नहीं क्रिएट करता। लेकिन अब देखा कि यार ये तो डिवाइसेस जो हमने बनाई हुई हैं इसे यूज करने के लिए, यही सब चेंज हो गई। तो एक मेथड तो था यार उसी पे कैरी ऑन चलते, लेकिन दूसरी चीज देखी कि इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है ये। भाई ये बहुत ज्यादा चीप है, ट्रांसमिशन बहुत इजी है, इसका कन्वर्जन बहुत इजी है। तो बोला गया यार अब कुछ ऐसा तो किया जाए जिससे हम इस पे इफेक्टिवली काम कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो डिवाइसेस बनाए इसको मेजर करने के लिए, जो डिवाइसेस हमने यूज किए उसे क्या बोला जाता था, यानी ऑर्डिनरी एमीटर और ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर हम यहां पे यूज नहीं करते थे। ठीक है, हमारे पास क्या होता था बेटा, ऑर्डिनरी एमीटर ठीक है, एंड ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर। ये हम इस चैप्टर में यूज नहीं करते, ऑर्डिनरी एमीटर को और ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर को इस चैप्टर के अंदर हम यूज नहीं करते थे। तो ऐसा क्या होता था जो इसको यूज नहीं करते थे, अगर ये पार्ट हमारे पास, कोई ये तो नहीं बोलेगा ना आपसे वन मार्कर क्वेश्चंस के अंदर, पॉइंट कहां से आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर, किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है, रीजनिंग असर्शन में किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। अगर आप रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे ना तो वो कुछ ऐसे पॉइंटर से ही उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो छोटी सी एप्लीकेशन हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यूज जो है ये नहीं करते, तो बच्चा क्या रीजन देगा। अभी तक आप लोगों ने रिवीजन साइकिल में है, अगर आप माइंड में एक क्वेश्चन सोचे तो आप क्या बोलेंगे, सर ये कंप्लीट साइकिल के लिए काम करता है, और वहां पे वो कंप्लीट साइकिल में रीड नहीं करता। ये बात आई, बट ये एक साइंटिफिक रीजन तो नहीं हुआ इसके अंदर। रीजन क्या हुआ, ऐसा क्या होता है कि ये हम ऑर्डिनरी एमीटर यूज नहीं करते तो क्या यूज करते हैं एसी के अंदर, हम क्या यूज करते हैं, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। हम क्या यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए वो क्या करते हैं बेटा, एसी एमीटर, नाम क्या दिया जाता है, एसी एमीटर, और क्या बोला जाता है बेटा, एसी वोल्ट मीटर। इसको एक और नाम दिया जा सकता है, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या है, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो दोनों में ऐसा क्या है जो हम एमीटर यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है, इसमें जो करंट होता है ना वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये इफेक्ट करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं ये किस पे बेस्ड होती है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस आप एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसको हम डिवाइस को यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, अब इसमें जब हम यूज करते हैं तो क्या करता है, आमीटर एक साइड जाएगा पॉजिटिव के लिए मान लो, और नेगेटिव के लिए क्या करेगा, दूसरी साइड जाएगा। तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो क्या हो जाएगा, हर बार जीरो रीडिंग शो करेगा। अब वो हर बार अगर जीरो रीडिंग शो करेगा तो उसे रीड नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस, जिससे मैं ऑर्डिनरी एमीटर को रिप्लेस कर देता हूं एसी एमीटर के साथ,
और ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर देता हूं एसी वोल्ट मीटर के साथ। ठीक है, अब बात आई कि यार कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये भी 0 है, और मुझे क्या करना है, मुझे तो उसको रीड करना है। मुझे क्या करना है, मुझे तो उस करंट को या उस वोल्टेज को रीड करना है, क्योंकि जब तक वो मेरी रीडिंग में नहीं आएगा तब तक मैं उसमें न्यूमेरिकल्स यूज नहीं कर सकता, तब तक मैं उसकी कोई एप्लीकेशन यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो मेरी जो एप्लीकेशन चाहिए मुझे वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसके बिना तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दैट इज वाई हमने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज की कि भाई जो एसी है वो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 वैल्यू शो करता है, बट हाफ साइकिल के लिए तो कुछ वैल्यू शो करेगा। तो एक मेथड हमने निकाला इसको करंट को मेजर करने का, किस मेथड से, हाफ साइकिल मेथड से। यानी हम उसकी क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ हाफ साइकिल। वो हाफ साइकिल पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हाफ साइकिल नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरा मेथड कि जब ये करंट किसी क्लोज सर्किट में पास ऑन होगा, एक रेजिस्टेंस वहां लगा होगा, तो कुछ हीटिंग इफेक्ट देगा। तो एज पर हीटिंग वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसे हम मीन ना बोल के क्या बोल देते हैं, RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी हमारा पूरा ओवरऑल चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाए और कैसे इफेक्टिवली उसे सर्किट में यूज किया जाए। ठीक है, और कुछ सर्किट्स ऐसे थे जहां डीसी ऑपरेटेबल नहीं था प्रॉपरली, तो वहां पे एसी का यूजेस हुआ। तो दैट मींस बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को डिटेल में पढ़ा। इसमें अगर आप सारे फैक्टर्स को साथ के साथ प्रॉपरली लेके चलेंगे तो आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल में या किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज ये चेन टू चेन कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। एक वर्ड मिसकंसेप्शन, पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला आपके पास टॉपिक यहाँ पे क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये किस प्रिंसिपल पे कहता था, ये कहता था कोई भी डीसी जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा हाफ साइकिल में, उतना ही चार्ज क्या करेगा, एसी भी फ्लो करेगा उसी सेम टाइम पीरियड के अंदर। ये कहता था कोई भी स्टेडी करंट जितना चार्ज किसी टाइम T/2 में फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज एक एसी सोर्स भी आपको फ्लो करवाएगा उस सर्किट के अंदर, या उसमें कितने टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर। तो हमने टाइम अगर हाफ साइकिल लिया तो T/2, और कंप्लीट साइकिल लिया तो T। अब कंप्लीट साइकिल में जो करंट हो जाएगा दैट शुड बी 0। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो साइकिल यूज की पहले वो कौन सी यूज की, हाफ साइकिल के लिए। सबसे पहला तरीका तो अपने पास क्या था, अगर इंडिपेंडेंटली करंट को मेजर करना था, या इंडिपेंडेंटली हमने सर्किट्स के बिना बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कितना करंट या इंडिपेंडेंटली कितना ईएमएफ है, तो उसके लिए हमने क्या किया, मीन और एवरेज वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे आपको ये पता था कि अगर इक्वेशन की बात करूं तो ईएमआई चैप्टर के अंदर, जरा इससे करने से पहले जरा एक छोटी सी बात मैं आपको ईएमआई की रिवाइज करवा दूं कि इक्वेशंस बनी कैसे थी। आपको याद है फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दैट इज BA cos थीटा। जब ये कोई एंगुलर रोटेशन दे रहा होगा तो थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा तो इसे क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी। ईएमएफ अपने पास क्या होता था यार, N d∅dt, सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, फैराडेज का सेकंड लॉ किया था हमने। फर्स्ट लॉ आपके पास ईएमआई ही कहता है, और सेकंड लॉ आपके पास क्या कहता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहां से एन को एन d/dt एज इट इज, ये क्या आया, BA cos ओमेगा टी। यार माइनस, यहां से क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन का स्टेप, BA एज इट इज cos ओमेगा टी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा विद माइनस ऑफ साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दूं बेटा मैं यहाँ पे। ठीक है, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी फिर से फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा। तो यहां पे मैं ई को क्या लिख सकता हूं, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी एक जनरल इक्वेशन आई जो टाइम वेरिंग थी, टाइम चेंज करेंगे तो साइकिल चेंज करेगा।
अब कहता है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब मेरा ई किसके इक्वल हो जाए यार, ई नॉट के, एन बी ए ओमेगा, ये एज इट इज रहे और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, यानी ई नॉट अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, एन बी ए ओमेगा। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा मैक्सिमम ईएमएफ आ गया जो ये डेवलप कर सकता था। इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, E इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आ गई किसके लिए, ईएमएफ के लिए। अब ईएमएफ आ गया तो करंट क्या होता है बेटा, ई बाय आर, एंड दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। अब ई नॉट बाय आई आर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी आपके पास एसी के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट जो टाइम वेरिंग है उसमें करंट की इक्वेशन क्या लगेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपके पास ईएमएफ के लिए क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास सोर्स आ गया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का या ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो मैं सर्किट में क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं, सप्लाई कर सकता हूं, किस तरीके से यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये बेटा हाफ साइकिल नहीं, जर्नल इक्वेशन बनी रुबानी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना था बेटा, मीन और एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है, यानी यहां से दो इक्वेशंस आई हमारे पास, तो बोला मीन और एवरेज वैल्यू बताओ आप। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो यहां से हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी निकाल लें कि ये कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा T/2 साइकिल्स में, ये निकाल लें तो बहुत इजीली हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq/dt, जो क्या बता रहा है, चार्ज टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, तो करंट भी यहाँ पे वेरिएशन में आएगा। तो यहां से क्या करते हैं बेटा, dq इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, आई dt। अब dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो q आ जाएगा, और यहां से i की जगह क्या रिप्लेस कर दें बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और टाइम पीरियड कितना, 0 से t/2। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए बात करेंगे तो 0 से t कर देंगे, बाकी और कोई मेथड में नो चेंज एट ऑल, बस यही छोटा सा चेंज आपको ध्यान रखना है। अब यहां से क्या हुआ यार, q की वैल्यू q रखी, आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और क्या आ जाएगा ये, 0 से t/2। ये बात क्लियर है बेटा, आई नॉट कॉन्स्टेंट था बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 से t। तो अपने पास q को q रखा बेटा, इसे ये लिखा जा सकता है आई नॉट बाय ओमेगा विद माइनस ऑफ साइन। ठीक है, अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ हमारे पास कॉस ओमेगा टी 0 से t/2, q की वैल्यू q रखी, या आपके पास आई नॉट बाय ओमेगा, और लिमिट्स पुट की, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। अब ओमेगा टी की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या हो जाती है, ये जो ओमेगा टी है ये अपने पास किसके इक्वल हो जाता है, 2 पाई के। ये बात क्लियर है बेटा, ओमेगा क्या होता था, 2 पाई/t, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा आपके पास, क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, दैट इज कॉस पाई माइनस कॉस 0, और कॉस 180 इज -1 और कॉस 0 इज 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास चार्ज का वैल्यू क्या आ गया बेटा, जो चार्ज फ्लो हुआ दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2I0 बाय ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू थी बेटा अपने पास, ये क्या हुआ आपके पास, दैट इज -1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर के माइनस को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां से एक वैल्यू आई हमारे पास चार्ज की, जो T/2 साइकिल पे कौन प्रोड्यूस कर रहा था, मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। अब मैंने बोला कि मुझे क्या बना है, स्टेडी करंट के लिए, यानी कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं, तो लेट आई एम बी द करंट, जो हमारा फ्लो कर रहा होगा, स्टेडी करंट होगा, वो कितना चार्ज देगा, तो एज पर थ्योरी वो सेम चार्ज सप्लाई करेगा। तो चार्ज जो सोर्स कौन सा था, स्टेडी सोर्स था, कांस्टेंट सोर्स था, वो कितना चार्ज दे रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, करंट इनटू टाइम। अब टाइम कितना था, T/2। अब करंट को अगर आई ले लेते तो रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत होती, तो इसलिए यहां पे से क्या ले लिया गया, आई एन। ठीक है, ये ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों में बाय डेफिनेशन क्या बोलता है, चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा दैट शुड बी आइडेंटिकल, सेम होगा। दोनों को इक्वेट कर दिया, आई एम इंटू टी बाई टू मस्ट बी इक्वल्स टू टू आई नॉट बाय ओमेगा। तो यहां से आई एम की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, दैट इज 4 I0 बाय ओमेगा टी। अब ओमेगा टी अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई, ये क्या आ गया 2I0 बाय पाई। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आई एम की वैल्यू आ गई किसके लिए बेटा, फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अगर ये पीरियोडिक है तो नेगेटिव साइकिल में भी कितना वैल्यू देगा, इतना ही वैल्यू देगा, बट इन ऑपोजिट फेज तो वो कितना हो जाएगा बेटा नेगेटिव साइकिल के लिए, -2I0 बाय पाई। और उसकी लिमिट क्या होगी, T/2 से T। ठीक है बेटा, उसकी लिमिट क्या होगी, T/2 टू T। अब अपने पास यहां से उतनी ही वैल्यू नेगेटिव आ गई। टोटल कंप्लीट साइकिल की बात करें, दोनों को ऐड करेंगे तो दैट बिकम्स 0, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 रहने वाली है। ये बात क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसके अंदर। अब ऐसा ही जब हमने करंट निकाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी चाहिए। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करें, मीन और एवरेज वैल्यू क्या निकाले बेटा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएफ के लिए। तो ईएमएफ के लिए बेटा सबसे पहले अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, ईएमएफ की E इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस दैट इज E0 साइन ओमेगा। अब ये प्रिंसिपल जो बेस्ड होगा दैट इज बेस्ड ऑन चार्ज, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आई क्या लिखे बेटा हम, dq बाय dt। dq को क्या लिखते हैं बेटा, आई dt। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी जा सकती है बेटा, E/R। ठीक है बेटा, E/R dt। ये क्या आ गया अपने पास, dq आ गया। अब यहां से बेटा dq एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चे, E0 साइन ओमेगा टी बाय आर, और ये क्या हो गया dt। ठीक है बेटा, यहां तक कोई इशू, यहां तक क्लियर है अपने पास। e की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया हमने, E0/R साइन ओमेगा टी dt। अब dq का इंटीग्रेशन q आ गया, यहां से क्या कर दें बेटा, E0/R साइन ओमेगा टी dt, और कितने टाइम पीरियड के लिए बेटा, हाफ साइकिल के लिए। अब E0/R क्या रहेगा बेटा अपने पास, कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी इज अगेन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, एंड साइकिल इज 0 से T/2। ये बात क्लियर है। अब यहां से क्या करें बेटा, ये चार्ज की वैल्यू आ गई अपने पास। अब वैसे ही सेम हमारे पास क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे बाहर, आप देखें E0/R था, तो डायरेक्ट लिख दूं बेटा इसको मैं, माइनस और ओमेगा आर बाहर कर दूं, तो ये क्या आ गया, माइनस E0/R था, ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया सिर्फ कॉस ओमेगा टी 0 से T/2। तो ये क्या आ गया बेटा, Q एज इट इज दैट इज -E0/ओमेगा आर, और ये क्या बना बेटा, कॉस T/2 माइनस कॉस 0। अगेन कॉस 2 पाई/2 पाई बन गया, जो क्या हो जाएगा -1, और ये 1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या बन गया बेटा अपने पास 2E0/ओमेगा। ये इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अब ऐसे ही वहां पे जो आपका करंट था वो आई एम बन गया, तो ईएमएफ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई एम बन जाएगा। तो स्टेडी सोर्स के लिए अपने पास चार्ज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा यार, करंट इनटू टाइम कितना यार, T/2। अब करंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं यार, E m/R, आई इज इक्वल टू V/R होगा। V क्या बन गया, E m/R इंटू T/2। ये अपने पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E m/R इंटू T/2, और ये क्या बना बेटा 2E0/ओमेगा। आर से आर कैंसिल, ठीक है। ई एम की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटा, ई एम अपने पास आ गया 4E0/ओमेगा टी, और ये
ओमेगा टी अगेन क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई कैंसिल हुआ, और मेरे पास क्या वैल्यू कैरी कर लेगा बेटा, ई एम जो वैल्यू कैरी करेगा दैट इज 2 E0/पाई, किसके लिए, फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। और कंप्लीट के लिए अगेन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नेगेटिव में इतना ही माइनस साइन वो कैरी करेगा। ठीक है, अब कहता है इसी सोर्स करंट को या सोर्स ईएमएफ को जब हम किसी सर्किट में यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक वर्चुअल करंट कह सकते हैं, एक वर्चुअल ईएमएफ कह सकते हैं, वो वहां पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो तो पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए चलेगा। तो वहां पे आपका मीन या आपका एवरेज वैल्यू नहीं निकलेगा, वहां पे वो किस करंट की बात करेगा, आरएमएस करंट। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या कहेगा, आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस ईएमएफ। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारे पास यहाँ आता है, जैसे इसको सोर्स किया, कनेक्ट किया, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी हमने क्या बोला बेटा, आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो जब भी हम किसी सर्किट के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस इंप्लीमेंटेड है करंट फ्लो करेंगे, तो एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वहां पे हीट कुछ लॉस होगा। वो क्या होगा, अगर हमने माना कि छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि एसी की बात कर रहे हैं तो टाइम पे डिपेंड करेगा, तो हम बहुत छोटे से टाइम के लिए हीट लॉस निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है यार, एच का फॉर्मूला होता था I²RT। तो डी एच बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा यार, I²R dt। ये बात क्लियर है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में आई की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी यार, क्या होती है, आई क्या हो जाता है हमारा, I0 sin ω t का होल स्क्वायर R dt। अब डी एच हमारा एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या हुई, I0² साइन स्क्वायर ω t R dt। अब डी एच का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एच, और यहां से मैं क्या बोलूं, क्या बाहर कर दूं, I0² R बाहर कर दूं, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ω t dt, और लिमिट क्या डाल दी, 0 से t, कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आगे भी यूज होगी, तो बायो वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा कि आगे इश्यूज आते हैं इसमें जब आप यूज करते हैं। मैथ्स वालों के लिए इतना इश्यू नहीं है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एच को एच रखेंगे, ये I0² R एज इट इज, इसका ना बेटा आइडेंटिटी लगता है। जैसे अपने पास, अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आप क्या कर देते थे, 1 लिख देते थे। तो वैसे ही साइंस स्क्वायर ओमेगा टी का जो आपके पास आइडेंटिटी यूज करते हैं दैट इज 1 - cos 2 ω t/2। और किसके लिए बेटा, dt के लिए, और लिमिट क्या आई, 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे उस स्टेप को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, आप इसको यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप स्प्लिटिंग मेथड से लेके चलें तो ज्यादा इजी रहेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, जरा आप देखेंगे। एच की वैल्यू अपने पास क्या आई बेटा, I0² R, और क्या था अंदर, 1 - cos 2 ω t/2 dt। इसको क्या करना है बेटा, स्प्लिट करके हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ये I0² R दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 दोनों के नीचे है, तो इसको I0² R/2 लिख सकता हूं। अब ये पहले 1 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही सेम वैल्यू कैरी करेगा, और ये dt भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं ऐसे, सिर्फ मेरे पास क्या है, I0² R था, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज वैल्यू कैरी करेगा, डिवाइडेड बाय 2 था एज इट इज, और dt मल्टीप्लाई होके एज इट इज वैल्यू कैरी करेगा। दूसरे के लिए माइनस का साइन लगा दिया, I0² R/2। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, cos 2 ω t dt, और क्या लिमिट आ गई बेटा, 0 से t। ठीक है, सिर्फ स्प्लिट किया और कुछ नहीं किया, उसके पीछे रीजन था आपके पास, यहां से इसको क्या कर दिया हमने, 0 से t। तो I0² R/2 dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, t 0 से t, ये -I0² R/2, और cos 2 ω t का क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन में, sin 2 ω t/2, प्लस या माइनस,
पक्की बात ना? ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। साइन का क्या होता था इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, बट कॉस का क्या होगा, प्लस साइन। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय थीटा। ठीक है, यहां से अब अगले स्टेप में हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। आई नॉट स्क्वेयर आर बाय टू क्या बना बेटा, टी माइनस जीरो, माइनस आई नॉट स्क्वेयर आर बाय टू इंटू टू ओमेगा बाहर कर दिया मैंने, साइन टू ओमेगा टी, टी माइनस ऑफ साइन जीरो। ओमेगा टी किसके इक्वल हुआ बेटा, 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई क्या बन गया, साइन 4 पाई। यानी ये पूरी वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू अपने पास क्या बन गई, साइन 4 पाई, जो किसके इक्वल होता है, जीरो के। साइन 4 पाई क्या होता है, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो ये पूरा टर्म बचे अपने पास क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अपने पास हीट की जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास हीट के लिए जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आई नॉट स्क्वेयर आर, आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाय, ये हमारे पास क्या आया, हीट आया, जो किसी कंप्लीट हीट साइकिल में प्रोड्यूस हुआ जब किसी सर्किट जिसका रेजिस्टेंस आर था उसमें आपने कोई करंट फ्लो करवाया। तो उसने क्या बोला था, एज पर थ्योरी इतना ही स्टेडी करंट उसी सर्किट में उतने टाइम के लिए अगर हम फ्लो करवाएंगे तो उतना ही हीट ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो एज पर स्टेटमेंट एच जो स्टेडी के लिए होगा, करंट क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वेयर आर, और dt की जगह क्या लिखेंगे हम सिर्फ टी, क्योंकि स्टेडी है जब कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरिएट ही नहीं कर रहा, तो उसने पूरी साइकिल के लिए हीट का फॉर्मूला लिया। तो भाई पूरी साइकिल के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होगा, आई स्क्वायर आर, dt की जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और अब आई लिखेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी, तो इसलिए इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, आई वी, आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, कुछ भी मेंशन कर सकता है इसे। ठीक है, तो यहां से हम अगर बात करें एच के लिए, ये इतना ही हीट सप्लाई कर रहा होगा एज पर इक्वेशन 1 और 2, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है हीट की। तो आई स्क्वेयर आर टी मस्ट बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाय टू। ये पूरी वैल्यू कैंसिल, क्या लिखें बेटा इसको, आई वी स्क्वेयर एज इट इज, दिस इज आई नॉट स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू क्या लिखूं बेटा मैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आई वी मेरे पास क्या आ गया, आई नॉट बाय √2। ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, एक फॉर्मूला आ गया, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर, कभी भी एसी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा है, एसी सप्लाई है, उसमें कोई भी आप मशीन यूज कर रहे हैं उसे रीड करने के लिए, तो वो कौन सी रीडिंग रीड करता है, वर्चुअल वैल्यू रीड करता है। यानी जो मेरा हॉट वायर एमीटर है या हॉट वायर वोल्टेज वोल्ट मीटर है, ये बेटा कौन सी वैल्यू रीड करता है, ये वर्चुअल वैल्यू को रीड करके बताओ। तो उसमें करंट में आपने याद रखना है कि जो भी करंट आप एमीटर सर्किट में यूज कर रहे हैं, उसमें अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा तो दैट मीन्स वो कौन सी वैल्यू है, वो आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ऑर्डिनरी एमीटर तो यूज करेंगे नहीं, उसे कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर तो यूज करेंगे नहीं, वो एमीटर होगा एसी एमीटर, और एसी एमीटर हमेशा क्या रीड करता है, वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये करंट जो भी वो रीड कर रहा होगा दैट मस्ट बी अ वर्चुअल वैल्यू। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही हमारे पास अगला पॉइंटर जो आता है दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। वो बेटा सारी चीजें सेम चलेंगी, जैसे आई में आपने वहां रिप्लेस किया था, वैसे ही आई को आप ई बाय आर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ हिंट आपको दे रहा हूं, बाकी चीजें आप खुद से कर लेंगे, ये वाले पार्ट में इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी, वो सेम प्रॉपर्टी कैरी करेगा, मीन और सॉरी, क्या कहता है बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। आरएमएस वैल्यू किसकी बता रहा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। तो अपने पास ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ईएमएफ के लिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी एच बेटा क्या फॉर्मूला कैरी करता है, आई स्क्वेयर
आर डी टी। आई की जगह क्या लिख दें यार, ई बाय आर का होल स्क्वायर आर डी टी। ठीक है बेटा, बाकी सारे स्टेप्स वही चलेंगे। ई की जगह क्या लिख देंगे आप, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आर स्क्वायर, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है, डी एच को एज इट इज, इसको क्या लिख दें बेटा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बेटा, एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया, वैल्यू आएगी। सॉल्व करके हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स ले लेंगे बेटा, ई नॉट स्क्वायर बाय आर बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बच गया। फिर सिंपल वही प्रॉपर्टी लगाई, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। उसके बाद उसको स्प्लिट करके अपना क्या किया हमने, इंटीग्रेशन का स्टेप यूज किया जैसे उसमें करते थे, और एक एच की वैल्यू आ जाएगी बेटा। यहां से क्या हो जाएगा, एच आप कैलकुलेट कर लेंगे, और दूसरा एच आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वेयर आर टी। ये हीट सप्लाई कर रहा होगा कंप्लीट साइकिल के लिए। अब आई की वैल्यू अगेन क्या कर देंगे, ई स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल, बट यहाँ पे ई ना लिख के उसे क्या बोल दिया जाता है, ईवी। ठीक है, अब दोनों हीट्स को इक्वेट कर देंगे और हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे, ईवी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा, यहां तक कोई इश्यू, यानी यहां तक। अब इसके कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिकल्स में यूज हैं। ठीक है, इसके कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज करने हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे या न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो क्या होने वाला है हमारे पास, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेगा और कुछ भी गिवन नहीं है, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलता है इंस्टेंटेनियस करंट बताओ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताओ, तब आपको कुछ नहीं सोचना। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं बात करूं आपके पास, आपसे मैंने बोला क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करके दो, मुझे इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करके दो। तो अपना एक ही फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको फर्दर और क्या लिखा जा सकता है, आई नॉट साइन इसको 2 पाई बाय टी इंटू टी। ठीक है, ये टी क्या होगा, टाइम पीरियड। ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस इंस्टेंट की वो बात कर रहा होगा। बोला 1/3 सेकेंड्स पे बताओ, 1/2 सेकेंड्स पे बताओ। टाइम पीरियड आपके पास गिवन है या कुछ भी वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू बोलने को कहता है, तो आप लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोले तो क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको फर्दर और क्या स्प्लिट किया जा सकता है, अगेन 2 पाई बाय टी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो इंस्टेंटेनियस बोलेगा, आपको बोले मीन और एवरेज, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोले, तो मीन और एवरेज जब भी बोले तो थोड़ा सा रुक के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे उसने क्या बोला, कंप्लीट साइकिल के लिए बोला या हाफ साइकिल के लिए बोला। तो हाफ साइकिल के लिए आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट बाय पाई। और कभी वो नेगेटिव साइकिल के लिए पूछ लेता है तब भी हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उसमें माइनस के साइन की गड़बड़ हो जाएगी, आपके मार्क्स वॉमिट होंगे वहां पे। कंप्लीट के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे बोल दे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई एम, और वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 2 E0/पाई। दैट्स, ये दो बातें याद रहेंगी। दो फॉर्मूलाज ये बने इंस्टेंटेनियस वाले, क्योंकि हम जब इतने क्वेश्चंस इतने आगे फॉर्मूलाज डिराइव कर चुके होते हैं ना, तो हमें लगता है कि इतना आसान तो पूछा ही नहीं जा सकता। क्वेश्चन में पूछेगा इंस्टेंटेनियस करंट बताओ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताओ, हम जबरदस्ती उसमें वर्चुअल के फॉर्मूलाज, मीन एवरेज के फॉर्मूलाज, जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। इसमें बहुत जरूरी है ये बात जानना कि आपके पास हर फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आपसे कि हमेशा ये इस तरीके से ही क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, अब एक सबसे
और इंपॉर्टेंट, अपने पास अगर करंट के रिस्पेक्ट में बोले मैक्सिमम करंट, किसी भी सिचुएशन में आपसे बोले मैक्सिमम करंट, तो वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा? आई नॉट से। किससे होगा? आई नॉट से। बोले मैक्सिमम ईएमएफ, तो वो क्या हो जाएगा? ई नॉट। ठीक है। आपसे बोले आरएमएस, आपसे बोले वर्चुअल, आपसे बोले इफेक्टिव, और आपको सिर्फ क्या बोल दे, कोई करंट जो एम्पियर में दे रखा है, यूनिट बोल दे, और आपको ये ना बताए कि वो मैक्सिमम बोल रहा है, मीन बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है, तो उसका मतलब वो करंट कौन सा होगा बेटा? आरएमएस करंट ही होगा। और उसमें करंट क्या लिया जाएगा आपके पास? आईवी। ऐसे ही सेम, अगर ये आरएमएस सारी वैल्यूज कर रहा है और इस एम्पेयर की जगह क्या आ जाए, वोल्ट में कुछ कह दे, तो ये क्या हो जाएगा? आरएमएस वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड ईवी, और करंट को कहते हैं आईवी। ठीक है। इन दोनों को मेजरिंग डिवाइस कौन सी है बेटा इनकी? इसके लिए क्या है? एसी आमीटर, और इसके लिए क्या है? एसी वोल्ट मीटर। ये ऑर्डिनरी नहीं यूज करते, क्योंकि ऑर्डिनरी क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे काम करता है, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए वो वैल्यू क्या शो करेगा? जीरो शो करेगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एसी एमीटर्स या एसी वोल्ट मीटर्स की यूटिलिटी रखते हैं इन चैप्टर्स को यूज करने के लिए। यानी अगर मैं आपसे अभी तक की बात करूं, तो हमारे पास एक करंट आया इंस्टेंटेनियस, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज आया ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने आगे बोला मीन वैल्यू आई एम के लिए क्या आया? टू आई नॉट बाय पाई। नेगेटिव के लिए माइनस टू आई नॉट बाय पाई। कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो। ऐसे ही ईएमएफ की बात करें तो मीन और एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना हुआ? टू ई नॉट बाय पाई। ठीक है। नेगेटिव के लिए इतना ही नेगेटिव, और कंप्लीट के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। पीक मैक्सिमम पता चल गया, आरएमएस पता चल गया। अब हमने क्या करना है? इसको सर्किट्स में यूज करना है। तो अभी तक हम क्या मान के चलते थे कि यार सर्किट हम जो थे सिर्फ रेजिस्टेंस ओनली सर्किट यूज करते थे। अब यहां से इसकी यूटिलिटी और बढ़ गई, जिससे हम और ज्यादा इसको पढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए कि भाई इसको और अच्छे से पढ़ना है। तो पहला सर्किट, अब हम इसमें सर्किट्स की यूटिलिटी कर रहे हैं, तो कहता है एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। सिर्फ क्या लगाया आपने इसमें? सिर्फ आपने रेजिस्टेंस लगाया और कुछ भी आपने यूज नहीं किया, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया। तो क्या होगा बेटा? पहले डायग्राम, ये सोर्स लगा दिया एसी का। यार तो इंस्टेंटेनियस जो अपने पास सोर्स है वो कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो एक सोर्स वोल्टेज, जब यहां से, ये तो मेरे सोर्स ईएमएफ हो गया, अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज आई आर। तो मैं इन जनरल सिचुएशन क्या करता हूं, कोई भी डेरिवेशन करता हूं तो आइडियल सिचुएशन के लिए कि किसमें कोई भी लॉस ना हो रहा हो, और कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? वोल्टेज जितना ड्रॉप हो रहा है उतना ही क्या होगा? सोर्स होगा। यानी हमारा जो वी है वो किसके इक्वल हो जाए बेटा? ई के। ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं, मेरा जो वी है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो तो कैलकुलेट किया जा सकता था, उसे हमें क्या लिख सकता था? आई आर। अब वो मेरा किसके इक्वल हो जाना चाहिए? ई के, जो किसके न्यूमेरिकली इक्वल है? ई नॉट साइन ओमेगा टी के। तो बेटा यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब ई नॉट बाय आर अपने पास हमें पता है क्या बन जाता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी मैंने क्या कर दिया, इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया? इंस्टेंटेनियस में, तभी तो उसे कंपेयर किया जा सकता था। हमने क्या देखा कि डीसी में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है एसी में भी, तभी तो करंट की वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो उससे एक आइडियल प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हमें पता चलती है कि भाई अगर ये सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका फेज कितना था बेटा? आप देखो ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। यानी दोनों कैसे हैं? सेम फेज में है। यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। भाई ई क्या है अरीना? यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी।
ई क्या आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के दोनों क्या हुए बेटा, सेम फेज में। अगर ये दोनों सेम फेज में हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एसी और डीसी दोनों में इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहां तक कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। बोले कि भाई एसी लगा लो या डीसी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो क्या प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है। तो मैं आपको सिंपली ये बात बोलूं कि भाई एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली में मेरा फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा, दोनों सेम फेज में है। अब दोनों सेम फेज में है तो उसका मतलब है कि एसी और डीसी दोनों के लिए इसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, सेम। तो वो कब होगा, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी एसी सर्किट में आर जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो आर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। यहां से तीन चीजें निकल के आई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर, जो डेरिवेशनली आपसे नहीं पूछेगा। तीन चीजें कॉन्सेप्चुअली आई। एक उसने क्या बोला भाई, इससे नेचर से क्या पता चलेगा, सेम फेज होने से क्या प्रॉपर्टी पता चली कि एसी और डीसी दोनों के लिए इसका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। दूसरी बात क्या पता चली, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम कैसा बन जाएगा बेटा, ये आया मेरा ई नॉट और ये आया मेरा आई नॉट, और ये इसका क्या हो गया, फेज डिफरेंस। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, फेजर डायग्राम आ गया। जरा इसको करना फटाफट से, इसको देखो जरा एक बार। पानी बाद में पी। चलिए अगला देखें, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस जोन। अगला सर्किट आया, एक सेकंड, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ये कहाँ पढ़ा था इंडक्टेंस वाला पोर्शन, ईएमआई सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई। ठीक है ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल का करंट आ गया, मैं लगा दूं। ठीक है ना, सोलेनॉइड के लिए इसके लिए फॉर्मूला आ जाता था v नॉट n स्क्वायर a बाय l। तो वही बात इसने बोली कि यार इसके साथ क्या, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं किया था बेटा हमने इंडक्टर के लिए। अगर आप देखोगे तो आपने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं किया था। लेकिन जैसे ही इसमें सोर्स करंट जाएगा तो आपको पता है एक बैक ईएमएफ आएगी। आपने क्या किया, सबसे पहले एक सोर्स v नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने सोर्स दिया इस सर्किट। तो ऑब्वियस सी बात है करंट इसमें फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो एज पर लेंज लॉ वो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल कुछ करेगा, जिसके कारण एक बैक ईएमएफ कम्स इनटू। और वो बैक ईएमएफ अपने पास क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, अगर आप लोग को याद हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो अपने पास क्या है, वोल्टेज। तो इसमें एक छोटी सी बात याद रखना, बच्चे डेरिवेशन याद रखते हैं, इसमें गड़बड़ हो जाती है। ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही तो नेट आएगा, नेट वैल्यू आएगी बेटा। इज इक्वल नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, सोर्स ईएमएफ जो है उसमें से माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि ये तो बैक ईएमएफ किसके इम्पैक्ट के कारण है, इसके। अब इसके इम्पैक्ट के कारण तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप आप अज्यूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो वायर का है वो क्या था, नेग्लिजिबल। इस बात को याद रखेंगे। ये आपके पास रीजनिंग असर्शन में अगर बोल दे कि नेट ईएमएफ, अगर आपके पास बोले ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और वो कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा है तो गलत हो जाएगा। वो रीजन क्या है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल। इन वायर्स का जो भी रेजिस्टेंस होगा दैट शुड बी
नेग्लिजिबल यानी क्या मान लिया, ये टू जीरो, तो ये नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो उससे क्या आया, ई की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए यार, यहाँ पे करंट की वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ई बाई एल, ये वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास, ई बाई एल, ठीक है। और डी टी, अब ई की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी टी, ठीक है बेटा। क्योंकि कोई भी कंपेयर हम जो कर रहे हैं इसमें किसको कंपेयर कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में। तो वोल्टेज तो हमें पता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू निकालनी है कि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई करंट के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कर दिया यार, डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, आई। और यहाँ से क्या हो गया बेटा, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये ई नॉट बाय एल बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब यहाँ नेगेटिव साइन का बहुत सिग्निफिकेंस आ जाता है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये वाली पार्ट इसको याद रखेंगे आप, ये आपको हेल्प करेगा जब आप एवरेज पावर को डील करेंगे। तो वहां पे करंट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखता है, इस बात को याद नहीं रखता है। कहीं कहीं पे ये चीजें यूज होती हैं, तो इस वाली बात को आप याद रखेंगे, इसके बाद हम कैरी करेंगे। अब हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर क्या करें यार, वो तो साइन में और ये तो कॉस में। तो सबसे पहले क्या करें, उसको सेम कंडीशन पे लेके आए ताकि उसे कंपेयर किया जा सके। तो यार क्या लिखा जाए यहाँ पे, आई को आई माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल एज इट इज बेटा, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल एज इट इज। कॉस को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं बेटा। अब लेकिन बाहर माइनस का साइन तो है, तो आपको याद हो क्या होता था, एक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती थी, मैं मैथ्स है तेरे पास ना, साइन माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है। भाई एक प्रॉपर्टी है, माइनस साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन माइनस थीटा। तो माइनस के साइन यहाँ इंटरचेंज होंगे और ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाय टू। एक वैल्यू ये आई हमारे पास। लेकिन अभी भी इससे क्या हुआ कि भाई जब ये सर्किट है और करंट कैरी कर रहा है, तो क्यों ना इसके रेजिस्टेंस को कुछ नाम दिया जाए, क्योंकि अभी तक इसका इंडिपेंडेंट नाम नहीं आया। अगर बोले यार एल क्या है, आप बोलोगे सर सेल्फ इंडक्टेंस। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब जिसने उसे डिस्क्राइब किया है वो अपना नेम तो देने की कोशिश करेगा। वो क्यों चाहेगा कि भाई ऐसे कॉमन नेम से उसको यूज किया जाए जो रिप्रेजेंटेशन पहले से यूज होता आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसने बोला अपने पास ये वैल्यू क्या आई बेटा, ई नॉट था, क्या था, ई नॉट था ना, ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये क्या था बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई। बोला करंट विल बी मैक्सिमम, इस सर्किट का मैक्सिमम करंट कब होगा, जब आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट के, और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन, साइन की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा ना बेटा। तो ये ई नॉट बाय ओमेगा एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट। ये वैल्यू क्या बन गई मेरी यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई। समझ आई बेटा बात। तो अब कंपेयर करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। वहां इक्वेशन क्या थी बच्चे, ई नॉट, सोर्स क्या था जिससे मुझे इसे कंपेयर करना था, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन मेरी वन थी और ये इक्वेशन क्या हो गई, वो हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंपेयर किया बेटा, ओमेगा टी ओमेगा टी, ये क्या कर रहा है, पाई बाई टू लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। यानी ये कह सकते हैं करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से पाई बाई टू लैग कर रहा है, ठीक से चल रहा है। या बोले वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे चल रहा है, यानी ये कह सकते हैं लीड कर रहा है और ये क्या कर रहा है,
लैग कर रहा है, तो दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, वहां कंफ्यूजन नहीं करनी। एक इक्वेशन आई, अब यहां से जो मेन चीज आई जो आपको ध्यान रखनी है, पहले तो फेजर डायग्राम। ये बेटा रिप्रेजेंटेशन होता है एक, किसी ने पूछा था वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंटेशन है फेजेस का, कि करंट और वोल्टेज को आप कैसे उस प्लेन में इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हो, बस एक जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ई नॉट गया, ये किस फेज से जा रहा है, ओमेगा टी। ई नॉट किससे जा रहा है, सिर्फ ओमेगा टी से। करंट लैग कर रहा है, तो ये कितना लैग कर रहा है, ये क्या है बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये कहां से होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये पूरा क्या होगा पाई बाई टी ओमेगा टी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी में से बोले वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फेजर। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, अपने पास यहां से एक वैल्यू आई, आई इज इक्वल्स टू, आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या निकाली थी बेटा हमने, ई नॉट बाय ओमेगा, ये वैल्यू निकाली हमने। अब ये ई नॉट बाय आई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, ओमेगा एल। और ई नॉट बाय आई नॉट किसके इक्वल होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने लगाया तो नेट ईएमएफ का कॉन्सेप्ट उसी के साथ चल रहे हैं ना, हम ब्लॉक के सर्किट से भी तो चल रहे हैं। तो ये ई नॉट बाय आई नॉट किसके इक्वल हो गया, ओमेगा एल के, यानी ई नॉट बाय आई नॉट किसके इक्वल होता है, आर के। तो इसको आर नाम दिया जाता, तो कहता वो तो रेजिस्टेंस बन गया, तो इसलिए उसे आर नाम ना देके क्या बोल दिया, बोला एक्स एल। किसके इक्वल कर दिया इसने, ओमेगा एल के। इसको किसके इक्वल कर दिया, टू पाई न्यू एल के, ठीक है। और इसको क्या नाम दे दिया उसने, इसको बोला इंडक्टिव, क्या बोल दिया बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये मेरे पास क्या है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपके पास ये बोला कि ई नॉट बाय आई नॉट किसके इक्वल है, ओमेगा एल के। ई नॉट बाय आई नॉट किसके इक्वल होता है, आर के। दैट मीन्स ये जो भी फैक्टर है ये किस तरह से रेजिस्टेंस को शो कर रहा होगा। अब उसको उसने रेजिस्टेंस का नाम आज दे के बोल, क्या बोल दिया उसने, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस कोई नई चीज नहीं है, बस उसने नेम को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है बिहेवियर की। बिहेवियर में क्या करेगा, एक्सेल क्या आया, टू पाई न्यू एल, यानी एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। डीसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी क्या मानेंगे, जीरो। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या ले ली, जीरो, तो एक्सेल क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और एसी के लिए क्या करेगा, हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, एक्सेल उसके हिसाब से काम करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि एसी और डीसी दोनों के लिए इसका बिहेवियर क्या है, अलग अलग। यानी डीसी सर्किट में ये आपको क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस जो दे रहा था दैट शुड बी जीरो, कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा। तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जबकि एसी के लिए वही चीज क्या कर रही थी, वोल्टेज ड्रॉप कर रही, ठीक है। तो ये प्योरली डिफरेंट हो गया एसी से डीसी का भी, ठीक है। अब इसमें ग्राफ पूछ लेगा, तो यार एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉइंट आया यहाँ से। अब अगले पॉइंटर में इसने बोला तीसरा सर्किट कैपेसिटर ओनली। तीसरा सर्किट बोला एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। वो क्या चाह रहा है, सिर्फ कैपेसिटेंस लगा। तब क्या करना चाह रहा है वो, तो कैपेसिटेंस लगाएगा तो एक कैपेसिटर लगा,
उसको जैसे ही एक सोर्स ईएमएफ मिला तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट करेगा। इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स हमने उसे सप्लाई किया। इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स था जो आपने क्या किया, उसे सप्लाई। ठीक। अब जैसे ही ये सोर्स सप्लाई होगा तो एक वोल्टेज यहाँ पे डेवलप, वो वोल्टेज किसके इक्वल होगा बेटा, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी। और एज पर प्रॉपर्टी क्या होगा, ये इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो उसके किसके इक्वल कर दिया, V के, और वो किसके इक्वल हो गया बेटा, E नॉट साइन ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, हमें तो यार करंट चाहिए होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या ले लें यार, C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब चार्ज आ गया तो इंस्टेंटेनियस करंट निकाला जा सकता है, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी एज इट इज, क्यू की जगह क्या डाल दिया बेटा हमने, टी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आया बेटा, आई को आई रखा, सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से एक स्टेप आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आई को आई रखा हमने, इसको ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसको लिख दिया 1/ओमेगा सी। ये वाला सी देखेंगे आप, ये जो है ये और ये मल्टीप्लाई में है बेटा। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, 1/ओमेगा सी, यानी इसकी वैल्यू अब मेरे को क्या करनी है अगले स्टेप में, कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो क्या लिखा जाए, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट 1/ओमेगा सी। तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस पाई/2 या पाई/2 प्लस ओमेगा टी, वो भी तो वैल्यू साइन कॉस की कैरी करता है। ठीक है। अब यहाँ से मैक्सिमम, क्योंकि इसको मुझे क्या करके दिखाना है, मैक्सिमम, तो अब ये साइन के फेज में आ गया, मैक्सिमम किसके होगा, 1 पे। और आई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आई नॉट के। यानी यहाँ से करंट मेरा मैक्सिमम हो गया, आई नॉट हो गया। और ये क्या था बेटा, ई नॉट 1/ओमेगा सी इंटू 1, यानी इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाल दी बेटा, आई नॉट। और वहां से इक्वेशन क्या बन गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चला, E इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। यानी प्लस पाई/2 का मतलब ये क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा किससे, वोल्टेज से, और इतने ही फेज से वो क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इसके अंदर बात करूं कि यार इसकी वैल्यू ई नॉट बाई आई नॉट 1/ओमेगा से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, ई नॉट बाई आई नॉट। अगेन ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो इसको नाम दे दिया गया यहाँ पे एक्स सी। क्या नाम दे दिया, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। और इसको क्या बोला जाता है बेटा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ये बेसिकली होता क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया बेटा, 1/2 पाई म्यू सी। सी तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, तो एक्स सी के साथ क्या रिलेशन कैरी कर रहा है बेटा, ये इनवर्स का। यानी डीसी के लिए नेचर की बात करें, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और एसी के लिए क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इससे ग्राफ क्या बन जाएगा इसका, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी इनवर्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अपने पास जो ध्यान रखने वाली बात थी भाई, 3 फॉर्मूलाज आए। अब ये तो बात आई डेरिवेशन की, अब बात आई न्यूमेरिकल सेगमेंट की कि इससे फॉर्मूलाज कितने बन गए न्यूमेरिकल्स के। अपने पास 3 सर्किट्स आए, आर, एल और सी। सर्किट्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीट सर्किट है तो फॉर्मूला किसी हिसाब से चलेंगे। अब ईएम वाला फॉर्मूला, आरएमएस वाला फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट नहीं लगेगा। सर्किट कंप्लीट है तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे आगे कि करंट तो 2 हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। आर के लिए जनरल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, टी के लिए ई नॉट
साइन ओमेगा टी। आई क्या बना बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहला पॉइंटर क्या आया? एसी एंड डीसी बिहेवियर कैसा? ठीक है। फॉर्मूला अगर मैं बोलूं V इज इक्वल टू आई आर होता था, तो अगर मैं आई नॉट निकालना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ई नॉट बाय आर। और अगर मुझे आई भी निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ई बी बाय आर। करंट अगर मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी कौन सा होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर करंट वर्चुअल है तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका ग्राफ वाला बन जाएगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? आर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इंडिपेंडेंट। ठीक है। एसी और डीसी दोनों के लिए बिहेवियर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये दो फॉर्मूलाज आपके पास लगेंगे। जब भी मुझे आई नॉट निकालना होगा, मैक्सिमम करंट निकालना होगा तो ई नॉट बाय आर। वर्चुअल करंट निकालना होगा तो ई वी बाय आर। ग्राफ आया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वेरिएशन रहने वाला। एल ओनली सर्किट के लिए ई की वैल्यू तो बेटा क्या रहेगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई के लिए क्या वैल्यू रहेगी बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय टू। ये बात क्लियर है? बिहेवियर कैसा रहेगा? चेंज करेगा। दोनों में बिहेवियर सेम नहीं रहेगा। और कैसे नहीं रहेगा वो हमें पता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? एक्सेल अपने पास क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है। एक्सेल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? 2 पाई न्यू एल के। तो एसी के लिए और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होने के कारण वहां पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी वो अलग अलग होगी, और ये वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है। और यहाँ से ग्राफ एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। E is equals to E naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2। बिहेवियर सेम नहीं होगा। एक्सएल किसके इक्वल हो गया? ओमेगा एल के। यहाँ से एक बात ये पता चली। अब ऐसे ही यहाँ पे जो फॉर्मुलाज लगेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं आई नॉट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? ई नॉट बाय एक्सएल। और आई वी के लिए क्या बन जाएगा बेटा? ई वी बाय। ठीक है। और इसका फेज चेंज कितने का आएगा? करंट और वोल्टेज के बीच में फायदा का। अब कौन लीड और कौन लैग, बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। थर्ड वाला क्या था हमारा? टी ओनली सर्किट। अब इसमें क्या होगा बेटा? ई की वैल्यू बच्चे क्या होगी? ई नॉट। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टी। तो बिहेवियर कैसा होगा हमें पता चल गया? डिफर करेगा। दोनों का नेचर क्या करेगा? डिफर करेगा। क्यों डिफर होगा? ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर ये करता है वो क्या होती है हमारे पास? जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है दैट इज 1/ओमेगा सी, दैट इज 1/2 पाई न्यू सी। यानी एक्सी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या रहने वाला है? इनवर्स का। अब ये इन्वर्सली रिलेशन कैरी करेगा तो डीसी के लिए, डीसी के लिए एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है। तो अगर अपने पास आई नॉट की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो हम क्या यूज करेंगे? ई नॉट बाय एक्सी। ठीक है। और आई वी की वैल्यू अगर निकालने को बोलेगा तो ई वी बाय। ठीक है। और यहाँ से इनके नेचर्स को हम लोग यूज करेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो इसमें आता है, अब तीनों तीनों को कलेक्टिवली यूज कर, यानी तीनों सर्किट को आप क्या करेंगे? कलेक्टिवली लगाना चालू करेंगे, और उसे कहते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। क्या कहते हैं? एलसीआर या आरएलसी कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एसी सोर्स के साथ आपने इसे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये था आर, ये था एल और ये था सी। सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो उसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे भाई इसमें करंट और वोल्टेज कैसे होंगे बेटा? सेम फेज में। इसमें करंट और वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, तो
कितने एंगल से लीड कर रहा है, π/2। उसके बाद करंट और वोल्टेज क्या कर रहा है बेटा, लैग कर रहा है कितने से, π/2। ये बात क्लियर है। ये इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन हुआ जो हम लोगों ने कवर करना। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में इसी को फेजर पे रिप्रेजेंट कर, बस एक बात। ये एक्स एक्सिस था आपके पास, करंट हमने क्या लिया, I0 करंट यहाँ से, वोल्टेज अक्रॉस आर, ये क्या लिया आपने, वोल्टेज अक्रॉस एल, और ये वोल्टेज अक्रॉस सी। हमने क्या लेट किया कि VH जो है दैट इज ग्रेटर देन VC। ठीक है, अब ये तीन फेजर्स हैं, एक एक्स पे जा रहा है, एक वाई पे जा रहा है, एक वाई डैश पे जा रहा है। तो तीनों को ऐसे तो ऐड नहीं किया जा सकता, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा। अब वेक्टर एडिशन के लिए अपने पास तीनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये दोनों के फेज हमें दिख रहा है बेटा, VL वाई में जा रहा है और VC वाई डैश में जा रहा है। तो दैट मीन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना हो गया, 180 का, थीटा कितना हो गया, 180। तो रिजल्टेंट अपने पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला 11th क्लास अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 180 तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में बाहर आके क्या हो गया, a माइनस। तो यहाँ से हमें ये पता है कि ये वैल्यू जो कैरी करेगा, मान लीजिए ये वैल्यू b ली थी आपने और इसको आपने यूज किया c और इसको यूज किया a, तो ये b डैश किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, bl माइनस। तो अब क्या किया जाए, ये जो है दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, कोई इनिशियल वेक्टर है, दिस विल शो द रिजल्टेंट। तो ये आपको जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। अब ये कॉम्बिनेशन है तो किसी इंडिपेंडेंट की तो है नहीं, तो फेज क्या हो जाएगा, फाइव। अब यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस आर क्या हो जाएगा आपके पास, I0 आर, वोल्टेज अक्रॉस एल क्या हो जाएगा, I0 एक्सएल, वोल्टेज अक्रॉस सी दैट इज I0 एक्स। ये वैल्यूज आई। अब मैंने क्या किया, इसको नाम दिया ओके। तो ओ के की वैल्यू निकालनी है बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी, cos 90 वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0। तो ओ के की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटा, अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब ये किसके रिस्पेक्ट में आया, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू क्या लिखी बेटा हमने, I0 R का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा, I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर विद कंप्लीट रूट। I0 स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, और कॉमन लेके बाहर क्या करना है, इसको I0 को इसके नीचे ले जाओ बेटा। ठीक है, अब E0 बाय नॉट हमेशा एक रेजिस्टेंस देता था, तो ये भी एक रेजिस्टेंस देगा जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। ठीक है, और ये क्या बच गया आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड को कहते हैं इम्पीडेंस, और एक और बोला जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। यानी अब जब भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स यूज होंगे तो ना आप रेजिस्टेंस एक्सएल यूज कर सकते हैं, ना ही एक्सी यूज कर सकते हैं, और ना ही आर को यूज कर सकते हैं। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें सीधा यूज करना पड़ेगा वहां पे इम्पीडेंस को हम क्या कहते हैं, जेड। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है, यहाँ से 10 फाई का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके पास आएगा फेज निकालने का। ठीक है, तो 10 फाई क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी VL माइनस VC बाय VR। ये क्या बना बेटा, I0 XL I0 XC बाय I0 R। I0 कॉमन लेके कट कर दिया बेटा, क्या बच गया, XL माइनस XC बाय R। ये क्या आ गया अपने पास, 10 फाई। ये फेज बताता है। अब यहाँ पे तीन नेचर हो सकते हैं, अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्सी, तीन कंडीशन आ सकते हैं बेटा। कहता है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज लेस देन एक्सी, और एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। ठीक है, तो अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से तो 10 फाई पॉजिटिव वैल्यू कैरी करेगा। सर्किट किस तरह से काम करेगा, इंडक्टर डोमिनेट,
एक्सएल अगर छोटा हुआ एक्सी से तो ये वैल्यू नेगेटिव वाली ज्यादा होगी, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर डोमिनेटेड। अगर दोनों सेम आ गए तो आपके पास रेजिस्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा, यानी ये प्योरली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिससे हम आगे यूज करेंगे रेजोनेंस सर्किट। ठीक है। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, इम्पीडेंस ट्रायंगल से ही हम लोग एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना। ये आपके पास क्या था, ई नॉट, ये क्या था, VL माइनस VC, और ये क्या था, VR, और ये था फाइव। ये कब था, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। अब इसी को रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये सेम चलेगा। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया बेटा, ये क्या आ गया, फाइव। ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, R। ये क्या हो गया, XL माइनस XC, और ये क्या आ गया, Z। ठीक है। तो यहां से एक फेज निकालने का एक फॉर्मूला और आएगा, cos फाइव, जो क्या हो जाएगा, R बाय Z। इसी को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। आगे फिर के हम क्या बोलेंगे इसको, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अपने पास अगर रेजिस्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है तो दोनों सेम फेज में, सेम फेज में है, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट कहते हैं सेम फेज में। सेम फेज मतलब पाई क्या हो जाएगा, जीरो, और कॉस पाई, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। आर किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के। और अगर आप इंडक्टर डोमिनेटेड बोलेंगे तो फेज कितना था, पाई बाई टू, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। कैपेसिटर में भी कितना हो जाएगा, 90, यानी क्या हो जाएगा, ये आपके पास। ये बात आपने ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में। न्यूमेरिकल्स में जब भी फेज की बात कर रहा हूं ना बेटा, तो दो फॉर्मूलाज, एक टेन फाइव वाला, XL माइनस XC बाय R, और एक कहीं कहीं पे ये रिलेशन भी लगता है, तो ये दिमाग में नहीं आता। तो पाई फेज ही है दोनों के लिए, टेन फाइव में भी पाई फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉस फाइव में भी पाई फेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात आपने न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ध्यान से कवर करते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास Z का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस, और टेन पाई के लिए न्यूमेरिकल में फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, XL माइनस XC बाय। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, ई नॉट बाय जेड। और अगर आपसे बोला आई बी निकालो, तो ई बी बाय। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें दो कॉम्बिनेशन सिर्फ फॉर्मुलाज हैं, उसकी डेरिवेशन नहीं करनी। एक हो जाएगा आरएल सर्किट, आरएल के लिए अपने पास जेड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जब एक्सी है ही नहीं तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और टेन फाइव के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ एक्सएल बाय आर। और ऐसे ही एक आरसी सर्किट हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। और टेन फाइव क्या हो जाएगा बेटा, एक्सी बाय। ठीक है, ध्यान रहेगा। और करंट के फॉर्मुलाज कैसे हो जाएंगे, ये वाले ही, बस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये सर्किट होगा तो जेड ये लग जाएगा, और ये सर्किट होगा तो जेड ये लग जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन आप लोगों ने कवर करके रखना है। नेक्स्ट में इतने ही पोर्शन के ऊपर ना हमारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ट्यूसडे क्लास में पहले तुम्हें भेज दूंगा, और डेरिवेशन तो और कहीं से कुछ नहीं करना, यही वाली चीज़। ठीक है, जो फेजर जो चीजें बताई हैं इसी में से करके, ये अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो प्रॉपरली एक बार राइट डाउन कर लेंगे, तो जब आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा, जहाँ अटक रहे होंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जैसे पूछ लेंगे, क्वेश्चन लिस्टेड करके भेज दूंगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो सारे क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वही बनेगा, आप